लालमन, लालमन जी कचौरी खा लो, बाद में साइन कर देना इधर। मानसवी कुमार, साइन करो बेटा, कम एंड साइन। आनंद वी चतुर्वेदी, सौरभ अरोड़ा, सुजीत कुमार, आर कार्तिक, सुजीत कुमार है, नितिन गुप्ता, आप लोग आके साइन करना है और अपना ध्यान भी रखना है, फॉर्म आपका तेजस वाले में लगना चाहिए। विशिष्टा, विशेषता, नवनीत राय, हिमांशी सिंह, हिमांशी सिंह, अभिजीत शर्मा, नितिन सरवाल, आइए साइन करिए। विनायक दीक्षित, विनायक दीक्षित, त्रिशला कुमारी, आयुष जैन है, ओमकार एच कुत्रिमुती, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, गुलशन आरा, मुकेश तिवारी, अभिषेक शर्मा, कम एंड साइन, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार सनोप राजेंद्र सिंह वर्मा, पलक राज, शुभांगी सिंह, शुभांगिनी जी मैडम, शुभांगी सिंह डॉक्टर ऑफ विनय सिंह है, आ जाओ। लिपि वशिष्ठ, लिपि वशिष्ठ, लिपि, प्रियमदा कुमारी, प्रियमदा, नगीना जौहरी, आलोक कुमार, पुष्पम, आलोक कुमार,
नितिन प्रसाद। नगीना जौहरी यहाँ पे ना, मैडम साइन कर दीजिए वहाँ पे। मनोज कुमार यादव साइन करिए। अनुपम राजेश बाबू RR। अनुपम है, अनुपम राजेश बाबू RR। आसिफ खान, चैतन्य शर्मा, अभिषेक कुमार, धैर्य अरोरा, अभिषेक कुमार हैं। तवासुम बेगम, मिस्टर विवेक संदालिया, पवन कनौजिया, कुमार शिवेश्वर, अनिल कुमार सिंह, अमरदीप सिंह। चलिए सर साइन करिए। साहिल राणा, स्मृति सिन्हा, कशिश कुंडलानी, जाह्नवी राणा, देवीना अवस्थी, अनिकेत सिंह, है। ये 10 आगे जाती। दीपा, ज्योति भट्ट, नम्रता पाल, ज्योति भट्ट है। पूत, सृष्टि, आस्था, डॉक्टर के पांडे, ज्योति भट्ट हैं। तरन्नुम, राजश्री श्रीवास्तव, कमलकांत झा, जय कुमार वर्मा, चौधरी देवराज। अभी कितने लोग हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है? बहुत लोग हैं अभी तो। जय कुमार वर्मा, राजश्री श्रीवास्तव, तरन्नुम, ज्योति भट्ट, आस्था कृष्णा, नवनीत कुमार पांडे, दीपा, करिश्मा जैन, मनीष अग्रवाल, श्रीवित मिश्रा, मानस कुमार, शशांक कौशिक, आकाश यादव, अरविंद कुमार, कल्याणी शर्मा, कनक सूरी, अंकित दयाल, सौरभ कुमार शर्मा, हिमांशु अग्रवाल, देवीना अवस्थी, जाह्नवी राणा, कशिश कुंडलानी, दीपमाला है। आ जाओ मैडम। प्रवीण बलहारा, तुषार महल, कुश गुलाटी, अभिषेक कुमार, चैतन्य शर्मा, हेलो भाई कौन है?
अभिषेक बताओ ना, आप हंसते हुए आ रहे हो वहाँ से, फिर आपका पेंडिंग में चला जाएगा, आपसे कट दे रही हो। चैतन्य शर्मा, राजेश बाबू, अनुपम, प्रियमदा कुमारी, ओवैस उद्दीन, फरहान उद्दीन। हाँ जी मैडम, अरे बताओ मैडम, वो फिर वही वाली बात है। फरहीन उद्दीन, जी सर बताइए। फरहान, मोहम्मद शोएब, हाँ जी। एच कुंडली मोती, स्मृत सिन्हा, स्मृति सिन्हा, पवन कनौजिया, विवेक संदालिया, सरवन, आशीष डबाश, नीतू, सुख श्री पांडे, दिव्यांशी सिंह, ज्योति, रोशन कुमार सिंह, संजय सहानी, अभिरूप सरकार, सिमरन गोयल, जाइए। रीना गुप्ता, हो गया, बट आपका फॉर्म अभी तक एब्सेंटीज में है। क्या हुआ? लिस्ट से क्यों? दीपेश जैन, दीपेश जैन, अयाज अहमद, अनुज बखरिया हैं, गनिका गिनिका हैं, शालू सिंह, मनज सरकार, हाँ है। दीपक भंडारी नहीं है। प्रकाश चंद्र बावरी है, प्रकाश चंद्र है। मंजू अतुल विश्वकर्मा है। हिमांशु शर्मा है। शिवानी बरमुरिया शिवानी। प्रेरणा दयाल है, नहीं है। रमैया तिवारी, श्याम अहमद, पूजा कुमारी, सलोनी पालीवाल, अनिल कुमार प्रथम है, नहीं है। शम्मी नहीं है। साइन करना, सलोनी ना साइन करना है। सुमित को करेगा, सुमित है। शाहद अहमद सिद्दीकी नहीं है। ज्योति सोनिया अग्रवाल, विनोद कुमार है, आए हुए। ज्ञान संसाद नहीं है। अक्षय कुमार, गुरु प्रकाश शर्मा है। मेहुल महंक, अक्षय कुमार फादर नहीं। स्वाति अरविंद सिंह नहीं है। चिराग धीमन नहीं है। रमेश कुमार नारंग नहीं है। निशा कुमारी, साधना कुमारी, वर्णम माथुर, गजराज तेज प्रताप सिंह है, आए हुए।
शिवम अट्रे, शिवम अट्रे है नहीं है। दीपक शर्मा, दीपक शर्मा नहीं है। अहमद, अहमद है, अहमद है। आमिर खान, आमिर खान है। ईरान, ईरान, ईरान है नहीं है। विवेक कुमार, विवेक कुमार सन ऑफ अनिल सिंह। अंकित सागर, अंकित सागर। प्रीति नहीं है। नीता रानी, रेखा। शिवचरण सिंह, प्रियंका सिदिन सिंधु, प्रियंका सिंधु। हेमांशी सिंगल, रेनू, सीमा रानी नहीं। ये क्या बात है? आदित्य राजपूत, राजीव तिवारी, पायल शर्मा, श्वेता सब्बरवाल, हर्षित भारद्वाज, हरबंश लाल वर्मा, आरुल ई हैं, लोकेश कृष्णा, आवा शर्मा, अखिलेश, अखिलेश, परवीन कुमार, तनिषा पंडित, तनिषा पंडित, संजय गुप्ता, मुकेश कुमार मिश्रा, मोहम्मद फैज सिद्दीकी, सिद्दीकी, असिता गुप्ता, सालू शर्मा, प्रिया, सालवी चौहान, प्रियांशा बंगा, काजल धीमान, दीपक सिंह, सैयद खान, काजल का कहाँ है? कोई फायदा नहीं आने का आपका फोन वहाँ जा रहा है सैयद खान, तरुण कुमार है, तरुण कुमार है। मोहम्मद साकिब, मोहम्मद साकिब, महक डागा, आप लोग उठने के बाद अपना हाथ ऊपर नहीं उठाते हो। अभी अगर दो लोग आ रहे हैं तो हमें नहीं पता है कौन आ रहा है ना। हर्षिता चौधरी, आनंद चौधरी, वृंदा धूत, नवीन, अमन सलीम, सन ऑफ मोहम्मद सलीम, साइन करिए सर। उपेंद्र पटेल, उठा लो। पायल तंवर, पीयूष भदौरिया, शुभम कुमार, प्रीतिश जैन, गौरव अग्रवाल, गौरव अग्रवाल आए हुए, गौरव अग्रवाल आए हुए। दीप्ति, शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह आई हुई, तुबा खान आई हुई, तुबा खान भी आई हुई। हरीश वशिष्ठा आई हुई। प्रिया, प्रिया, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रेम सिंह सैनी, जगदीश सिंह आनंद, आशीष रावत, दीपिका, अश्वनी कुमार कौशिक, सौरभ शाह, विवेक कुमार अवस्थी, अनुराग आशीष, गुरप्रीत कौर,
राहुल मौर्य आए हुए हैं, राहुल मौर्य आए हुए हैं। गुरचरण सिंह, देखना अंदर, नाम देखो इसमें। दुर्गानंद झा नहीं आए। सचिन कुमार नहीं है। वो कैसा है? अनिल कुमार प्रथम, सलोनी पालीवाल, सलोनी साइन कर दिए। सय्यम अहमद, राम्या तिवारी, राम्या, प्रेरणा दयाल, दीपक भंडारी, दीपेश जैन, पंकज, ऑनरेरी सेक्रेटरी बार काउंसिल दिल्ली आ रहे हैं। आप खड़े होकर तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्लीज सर। बैठ जाइए आप। आइए आप इधर आइए, आइए आप। आप लोगों का स्वागत है। On behalf of the Bar Council, I am welcoming all of you in this siege of enrollment. This is the second meeting in this year. And now I am introducing the members and the Chairman of Enrollment Committee, Sri R.S. Goswami ji, Chairman Enrollment Committee. And Senior Member Sri Rakesh Sehrawat ji. और आज बैठिए आप लोग। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हम लोगों के बीच में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फर्स्ट गया में पोस्टेड हैं दीपक कालरा जी, और इनकी पुत्री का भी आज एनरोलमेंट है। और मेरा नाम कुमार मुकेश है, मैं ऑनरेरी सेक्रेटरी हूँ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का। बैठो बैठो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर.एस. गोस्वामी जी और राकेश सहरावत जी से कि एक प्लांट प्रेजेंट करें दीपक कालरा जी को। ले लो नरेंद्र। आप सभी ने, किसी ने 3 इयर्स कोर्स किया, किसी ने 5 इयर्स कोर्स किया, और बड़े उत्साह के साथ आए। बार काउंसिल में फॉर्म सबमिट किया, खरीदा, सबमिट किया कि एनरोलमेंट कराना है बार काउंसिल दिल्ली में। बार काउंसिल दिल्ली की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि 18 बार काउंसिल है पूरे स्टेट में, 18 बार काउंसिल्स, स्टेट बार काउंसिल्स। लेकिन यहाँ पे ये महसूस होता है मुझे कि सबसे ज़्यादा संख्या में लोग बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को प्रेफर करते हैं एनरोलमेंट के लिए। उसका रीज़न पता है क्या है आप लोगों को? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जो सबसे नीचे की अदालत है, the court below and the court above, the apex court, the moment you will enroll today, you will start functioning yourself as an advocate in anywhere. जो एनरोलमेंट जिनका होगा झारखंड में, जिनका गुजरात में, वो नहीं सोच पाएंगे कि आ जाएं कहीं पे करें। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ट्रिब्यूनल सारे यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच हैं, ट्रिब्यूनल्स यहाँ ज़्यादा हैं। और आप देखें इसमें कि एनरोलमेंट के लिए आप लोग आए तो आपने 3 साल की पढ़ाई की, 5 साल की पढ़ाई की,
काफ़ी लोगों ने क्लासेस किए, कुछ लोगों ने क्लासेस नहीं किए, कुछ लोगों ने केवल एग्ज़ाम दिया, कुछ लोगों ने हो सकता है कि ऐसे भी डिग्री आती है, अनुभव है, क्योंकि वो पकड़े जाते हैं। फिर उसका बताता हूँ कैसे। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद भी आते हैं हमारे यहाँ, तो कोर्ट में पता नहीं लगता, क्योंकि कोर्ट में तो कोई एनरोलमेंट नंबर जैसा पूछते नहीं है। तो वहाँ पे जाते हैं तो जिनका ग्रे वाइट बाल हो गया है तो उनको सारे जो समझते हैं सीनियर हैं ये, लेकिन वो पकड़े कब जाते हैं? जब प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कोर्ट में। उनकी प्रेजेंटेशन कैसा है, उनका नॉलेज कैसा है, उसके ऊपर पकड़े जाते हैं फिर। तो वहीं पे डिस्टिंक्शन होता है फिर इसका। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है आपकी, आज आप एनरोलमेंट होंगे और कल जो एनरोलमेंट होगा उससे आप सीनियर हो जाएंगे। आप सीनियर हो जाएंगे उनसे, और पहले जो एनरोलमेंट हो गया वो सीनियर हैं आपसे। तो जो सीनियर हैं आपसे, तो कोर्ट अदालत में जब जाएंगे आप, हम लोगों में अभी मॉरलिटी तो थोड़ा सा कम हुआ है, नैतिकता का तो पतन हो ही रहा है समाज में, और लेकिन वकील लोगों का तो काम है कि इसको मेंटेन करना। अदालत में जाते हैं बुजुर्ग लोग, जो बुजुर्ग आते हैं, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, तो उनको देख के भी हमारे जैसे, आपके जैसे यंग लोग उनको जगह नहीं दे पाते, महसूस ही नहीं करते कि उनको दें जगह बैठने के लिए। कभी कभी अदालत को ही इंटरफेयर करना पड़ता है उसमें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एडिकेट्स, आपका व्यवहार कैसा होगा अदालत में। ये तो अदालत में आपका काम है अपने केस को, मुवक्किल के केस को प्रेजेंट करना। आप गारंटी तो ले नहीं सकते कि अदालत का फैसला क्या आएगा, ना तो आप गारंटी देना कभी, क्योंकि जो जज साहब होंगे वो देंगे फैसला। हमारा काम है पूरी ईमानदारी से हर एक सब्जेक्ट मैटर्स को समझ के प्रेजेंट कैसे करना है कोर्ट में, हमारा सिर्फ इतना काम है। तो सबसे आप लोगों को 2 बजे बुलाया गया। आज 2 बजे इसलिए बुलाया गया कि आप लोगों के पेशेंस को भी चेक किया जाए, क्योंकि इस अदालत में आने के बाद एक जो मूल मंत्र है पेशेंस का, धैर्य का। जैसे ही आपका एनरोलमेंट होगा, आप देखेंगे कि क्लाइंट आए, क्लाइंट आपको अपनी कहानियाँ सुनाएगा, फिर आप अपने दिमाग को लगाएंगे कि किस तरीके से कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, क्या सूट फाइल करें, कौन सा कंप्लेंट बनाना है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें। तो उसको समझने के बाद ही बना सकते हो उसको। फिर आप सोचते रहेंगे कि पैसे कैसे लें, कितने पैसे मांगे इससे, तो उसमें आपका पेशेंस आ जाएगा। फिर वो कहेगा आपसे आके कि ठीक है मैं अब अगली तारीख को आता हूँ, 2 दिन के बाद आता हूँ, बताता हूँ। तो वकालत में पेशेंस, अनुशासन, इन दोनों का बहुत महत्व है। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इस चीज़ को अगर धैर्यवान होंगे, राम जी की तरह धैर्यवान होंगे, सफलता जरूर मिलेगी। अनुशासन में रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। आप लोगों में से किसी ने भी नहीं, जब मैं एनरोलमेंट आया था 98 में कराने यहाँ पे, तो उस टाइम हमने भी एडवोकेट एक्ट नहीं पढ़ा था, और करिकुलम का हिस्सा भी नहीं है एडवोकेट एक्ट। लेकिन विडंबना ये है कि एडवोकेट एक्ट के अधीन हम लोग एनरोल होते हैं, और हम लोग एडवोकेट एक्ट के बारे में जानते नहीं हैं। एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 24 तब समझ में आता है जब एनरोलमेंट फॉर्म पे लिखा होता है कि अंडर सेक्शन 24, है ना। तो उसके पहले जानते ही नहीं है उसे। अब जरूर से आप लोग एडवोकेट एक्ट पढ़ना एक बार। उसमें सारा बॉडी है क्या है बार काउंसिल, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसके वेलफेयर वर्क क्या हैं, इसके प्यूनिटिव सेक्शंस क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप जरूर से पढ़ना आप लोग। वैसे तो आप लोग इसमें व्यवहार कुशलता भी होना जरूरी है आप लोगों का। तो मैं ज़्यादा न बोल के मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा अपने माननीय जज साहब श्री दीपक कालरा जी से कि इनका तो अनुभव है जुडिशरी का भी और वकालत का भी, तो ये ज़्यादा आपको अपना एक्सपीरियंस बता पाएंगे।
आदरणीय अध्यक्ष जी, सचिव साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब और न्यूली डेजिग्नेटेड लॉयर्स और पुराने अधिवक्तागण भी मुझे लगता है कुछ यहाँ पर मौजूद होंगे। सभी को जो नए अपॉइंटेड हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि वो भविष्य में बहुत अच्छे तरीके से अपने जिस पथ पर चल रहे हैं अग्रसर होकर के वर्क करें, अच्छे तरीके से वर्क करें। सबसे मेन चीज़ है कि ये जुडिशियल इथिक्स या एडवोकेसी इथिक्स हमारे यहाँ मेन चीज़ है कि हमको किस तरीके से कोर्ट में पेश आना है। हमारा सिंपली एक आजकल कुछ लोग सोच लिए हैं कि वकालत स्टार्ट की तुरंत कमाई करना स्टार्ट कर दें, नहीं, कुछ सभ्यता संस्कृति और संस्कार भी होने चाहिए। सभ्यता भी हो, संस्कृति भी हो, संस्कार भी हो, पैसा अपने आप दौड़ा चला आता है। अगर आप में पेशेंस है, 2-3 साल किसी सीनियर के साथ रह करके, अच्छे सीनियर के साथ रह करके आप वकालत सीखते हैं, सारे सिस्टम जानते हैं, कोर्ट में आप जाते हैं, कोर्ट में जज साहब भी बात करते हैं कि भाई कौन से वकील हैं, कौन अकरू टाइप हैं, कौन हल्का सा स्माइल करके निकल जाते हैं। जहां उनको लगता है कि भाई यहाँ इनको रिलीफ देना चाहिए, वो हल्का सा स्माइल करके निकल जाने, वो जीत उनका डेफिनेटली उनको अगर उनका बेल ऑर्डर है, कुछ भी ऑर्डर है, पॉजिटिव होता है। और हर चीज़ को वाच करते जब हम, क्योंकि हम जज भी तो आप ही लोगों में से हैं। आज आप वकील हैं, कल को आप जज बनेंगे, अच्छे तरीके से वो करेंगे, लेबर करेंगे, तो आप में से जज बनना है, तो जज भी तो हम ही लोगों में से हैं। तो हम लोगों को सिंपली ये बात सोचना है कि हम लोग मिल करके एक ऐसा, जो बाहर से आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, वो बेचारा गरीब होता है, किसी बार पैसा होता है, किसी बार नहीं होता है, तो जो दे रहा है उसका भी भला, जो नहीं दे रहा है उसका भी भला। अब हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा रामचंद्र जी, जो रामचंद्र जी का आप संस्कार सत्यवादी बने, आप हमेशा क्षमा करने की क्षमता रखें, लेकिन कुछ कुछ आप में गुण कृष्ण जी में होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहाँ विड्रॉ करना है, रण छोड़ कहा जाता है कृष्ण जी को, कि कहाँ उनको लगा कि भाई यहाँ हम हार जाएंगे, वहाँ से हट गए, वापस भाग गए। उनको लगा कि भाई यहाँ हम जीत सकते हैं, वहाँ आगे रहे। तो हमारे यहाँ मिक्सचर सब तरह के भगवान दिए हैं, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, हर तरह के वो दिए हैं, माता दिए हैं। कहीं धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करिए, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करिए। तो हम जब सब भगवानों को हम मिलकर करते हैं तो निश्चित रूप से हम में संस्कार भी मिक्स होने चाहिए। अब संस्कार मिक्स होने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव संस्कार हो। हमको इथिक्स समझना होगा। ये थोड़ा थोड़ा सा हमारे सचिव साहब ने, अध्यक्ष साहब ने कहा है कि हमको थोड़ा एडवोकेट एक्ट पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा इथिक्स को समझना चाहिए। और अगर हम इस सब चीज़ को समझते हैं तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। 2-3 साल का स्ट्रगल है, 2-3 साल के बाद आप सब सीनियर वकील हो जाएंगे या कहीं जज होने लगेंगे। तो ये आप लोगों की इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद कलरा जी, इन्होंने अच्छी चीज़ें की आप दिला दी। वो सफल व्यक्ति बनेगा वकील जो रामायण और महाभारत दोनों का ज्ञान होगा। रामायण में तो हमें सारे वैल्यूज सिखाए गए हैं और महाभारत में किस चपलता और कूटनीति के साथ हमें केस को जीतना वो सिखाया गया है। मध्यस्थता भी सिखाया गया उसमें। मीडिएशन सेंटर आज कितने उफान पे है। पार्लियामेंट ने भी एक्ट बना दिया, मीडिएशन एक्ट, कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन होना मस्ट है किसी भी केस को फाइल करने से पहले। ये तो प्राचीन काल से हमारे यहाँ मध्यस्थता केंद्र, तो ये दोनों सूत्र हैं केवल। अब मैं राकेश सहरावत जी से अनुरोध करता हूं कि आके अपने अनुभव को शेयर करें आपसे। स्वागत है आप सबका बार काउंसिल के प्रांगण में। आज से आपकी ज़िंदगी में नया अध्याय जुड़ने वाला है। आज तक की लाइफ आपकी स्टूडेंट लाइफ थी, जिसमें आप मौज मस्ती कुछ भी करो सब माफ था। अब एडवोकेट बनने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके ऊपर आएगी वो है जिम्मेवारी। आपने सोचा होगा यहाँ पे क्यों बुलाया है आपको, क्योंकि आप सब लॉ ग्रेजुएट हैं,
डिग्री है आपके पास तो आपका राइट होना चाहिए। दो कारण होते हैं इसमें। पहले तो राइट होता था कि भाई हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी और हमारा लाइसेंस नंबर दीजिए। पिछले 1.5-2 साल पहले जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस संजय किशन कौल, जैसा कुमार मुकेश जी ने कहा, नैतिकता हर वॉक ऑफ लाइफ में डिग्रेडेशन पे है। इन द सेम वे द जजेस हैव नोटिस दैट द लेवल ऑफ लीगल प्रोफेशन इज डिग्रेडिंग डे बाई डे। So the Supreme Court judge has delivered a judgment giving direction to the all enrollment committees of State Bar Council that before enrolling any applicant as an advocate on the state roll, we must satisfy ourselves कि whether you possess elementary knowledge of law or not. अब आप में से 3 साल के भी किए हैं, 5 साल से भी किए हैं, चौधरी चरण सिंह से भी हैं, अमेठी से भी हैं, जिंदल से भी हैं। एजुकेशन का लेवल हर जगह डिफर होता है। बट नेचुरल है जो जिंदल से करके आएगा 30 लाख रुपए ईयरली, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर होगा। और जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम देने गए हैं तो उनको डेफिनेटली लॉ की नॉलेज कम होगी। पर जो कुछ हुआ चलिए वो पीछे गया। नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अगेन अल्फ़ाबेट से। जो पीछे पढ़ाई की है वो सिर्फ एकेडमिक पर्पज से थी। प्रैक्टिकल रूप में अब आप देखेंगे ऑल टुगेदर डिफरेंट। आपका सबसे पहला गुरु जो ऑफिस में जहाँ भी आप ज्वाइन करेंगे वो वहाँ का जो मुंशी होगा वो होगा। वो एलिमेंट्री चीज़ें आपको बताना शुरू करेगा। हाउ टू फिल बेल बॉन्ड, हाउ टू फिल प्रोसेसिव फॉर्म, जमानतनामा कैसे एक्सेप्ट कराया जाता है। इसमें कोई लॉ नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो जितनी जल्दी सीखना शुरू कर जाएगा वो उतना जल्दी कमाना शुरू कर देगा। तो जल्दी है कमाने की तो सीखना भी जल्दी पड़ेगा। अब आपके सामने मुझे 33 साल हो गए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हमारे चेयरमैन साहब गोस्वामी जी, और लग रहा होगा तो ये सिर्फ 10 साल से ही हैं, बट हैरान होंगे कि इनकी प्रैक्टिस 38 साल की है। 38 साल, 33 साल। और हमारे वाइस चेयरमैन साहब पिछले 36 ईयर से ये भी हैं प्रोफेशन में। कुल मिला के मोर देन 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस आज आपके सामने हम निचोड़ के आपको दे देंगे। ये कारण है आपको बुलाए जाने के। हमने नोटिस किया है कोर्ट में भी कि जूनियर्स आज के टाइम में, हमने जब सीनियर आते थे तो जब तक कि हम रिस्पेक्ट पे नहीं करेंगे जिनसे हमने सीखना है, और रिस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। आजकल क्या है, जूनियर्स सीनियर के सामने कुर्सी पे बैठे रहते हैं। ये आपके ऊपर एक मॉरल ड्यूटी है। आज आप सीनियर, कल तो आप भी सीनियर बनेंगे ना, तो ये आपकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होएगी कि आपसे जो जूनियर है वो आपको चेयर ऑफर करें। वो बैठे ना बैठे वो उसकी चॉइस है। बट सो मैनी टाइम जजेस हैज पॉइंटेड टू अस के एनरोलमेंट के टाइम में कम से कम हम आपको ये बतलाएं कि सीनियर की रिस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी है। जैसा साहब ने अभी आपसे बताया कि रिस्पेक्ट शेयर की होती है, ना कि उस पर बैठे व्यक्ति की। हमें जब भी कोर्ट में जाना है बहुत पोलाइट वे से बोलना है, अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखना है। पर आपने कहीं क्लाइंट से ये कह दिया कि नहीं आपके फेवर में मैं केस करा दूंगा, वो आपके पार्ट पे गलत होगा। दोस्तों, बार काउंसिल के पास एनरोल होने का
आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगा। 18 स्टेट बार काउंसिल में सिर्फ बार काउंसिल दिल्ली एक ऐसी बार काउंसिल है जो अपने यहाँ इनरोल्ड एडवोकेट को 5 लाख तक मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो उसका बिल है कैशलेस, और इन केस ऑफ डेथ 10 लाख का लाइफ कवर प्रोवाइड करवाती है। ये शुरुआत हमने कब की? हमने महसूस किया कि एडवोकेट क्लास बहुत अनसिक्योर है। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारा माइंड काम कर रहा है, हम रोज़ कोर्ट जाके कमा सकते हैं। लेकिन जब मेरे बड़े भाई आर.एस. गोस्वामी जी जो इस काउंसिल के चेयरमैन थे 2012 में, और फॉर्चुनेटली मैं इनके साथ वाइस चेयरमैन था, उस वक्त हमने आवाज़ उठाई और सरकार से डिमांड की। हमने विज्ञान भवन में फंक्शन किया जिसमें हमने महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को बुलाया, और वहाँ 5000 एडवोकेट्स ने आके अपनी डिमांड रखी। वहाँ से हम संघर्ष करते करते 2018 में हमें कामयाबी मिली और हम ये स्कीम अपने एडवोकेट्स को प्रोवाइड करवा पाए। एक्सेप्ट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, कोई भी स्टेट बार काउंसिल स्कीम नहीं प्रोवाइड कराता। तो आज आपने 14,500 रुपये दिए और आपका ये इंश्योरेंस तो आपके हाथ के हाथ हो गई है। सेकेंडली, आप इनरोल्ड हुए, आपका मन है आप हाई कोर्ट प्रैक्टिस करें, 10 मिनट में आप पटियाला पहुंच जाएं, 15 मिनट में आप तिजरी पहुंच जाते हैं, इधर साकेत आ सकते हैं। तो एक ही दिन में एक एडवोकेट इजीली सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कवर कर सकता है। ये और आपको सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप स्टेट में इनरोल होंगे तो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट तक के सीमित होकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, आर्म्स एक्ट ट्रिब्यूनल, कैट। अब जिसका भी देखो वर्क कितना है, स्काई इज द लिमिट। समस्या आती है कि एडवोकेट को बहुत जल्दी होती है कि पैसा कमाने की, और उसी जल्दबाजी में वो गलत काम कर बैठते हैं। जैसे आपने क्लाइंट से पैसा ले लिया, केस फाइल नहीं किया, केस फाइल कर दिया, आप डेट पे नहीं गए, और क्लाइंट से आपने कह दिया मेरी गारंटी है केस तुम्हारे फेवर में करा दूंगा, और सब रिकॉर्ड कर लेते हैं आजकल स्मार्टफोन पे। ये सारे आपके एक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आते हैं। और हम जो बार काउंसिल के पास एक कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ, हमारे बाकी साथी भी सदस्य हैं, उनको ये पावर है कि अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट आती है तो हम आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। तो बी कॉशियस ऑन दैट अप्रोच कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण हमें आपका लाइसेंस भी कैंसिल करना पड़े। मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि बार काउंसिल ने कोविड पीरियड के दौरान, जब हमारी सबकी प्रैक्टिस बंद हो गई थी, कोर्ट्स बंद हो गई थी, अब हर एक के पास तो इतने सक्षम नहीं है, कोई रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपना खर्चा चलाते हैं, तब बार काउंसिल ने एप्लीकेशन के लिए एक पोर्टल खोला कि भाई जिस भी एडवोकेट को कोई फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है तो वो एप्लीकेशन अपनी इस पर पोस्ट कर दे। और कम से कम उस दौरान हमने 2 बार ये किया, एक बारी 15,000 एडवोकेट से अप्लाई किया, एक बारी 20,000 एडवोकेट ने। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बार काउंसिल ने 25 करोड़ रुपया अपने मेंबर्स को उनके अकाउंट्स में डाला। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान, जब हमने गवर्नमेंट से ये हमने लिया स्कीम, तो हमारे वाइस चेयरमैन जो श्री संजीव नसीर जी, ये आप पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने अपार्ट फ्रॉम हम सभी 25 साथियों का हमारा सहयोग होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के टच में थे तो इनका एक विशेष सहयोग रहा है। तो आई वॉन्ट गिव एम बिग हैंड क्लैप फॉर द नसीर साहब, 2 बारी प्रेसिडेंट तीसरी बार के, 3 बारी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, अब मेंबर बार काउंसिल और वाइस चेयरमैन। तो इतने लंबे समय से ये एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए लगातार
इस लीगल फील्ड में हैं। कुमार मुकेश जी, आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कुमार मुकेश जी बिहार से आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कैंपस लॉ के प्रेसिडेंट बने, यहाँ अपना एडवोकेसी में एक मुकाम हासिल किया, मेंबर बार काउंसिल बने और अब यहाँ पे सेक्रेटरी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चेयरमैन साहब जो मथुरा से आए, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इनका काम है कि ये संबंध विच्छेद कराते हैं, डाइवोर्स केस के मास्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है इनमें जो ये बताएंगे कि पैसा क्लाइंट से कैसे लेना है, ये जो टेक्निक है, क्योंकि हम 25 में सबसे ज़्यादा पैसा ये कमाते हैं, तो हम इनसे पूछते रहते हैं, तो ये बताएंगे कि ये पैसा कैसे क्लाइंट से लिया जाता है। दोस्तों, बहुत है कुछ शेयर करने को आपके साथ मेरा, पर लेकिन समय कम है और हमारे वाइस चेयरमैन साहब और चेयरमैन साहब भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज आपका इनरोलमेंट सब जो आए हैं उन सभी का हो जाए और कोई भी यहाँ से निराश ना होके जाए। एक चीज़ मैं और आपसे बताना चाहूँगा, जो पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं उनकी लैंग्वेज में मास्टरी है, फ्लावरी लैंग्वेज बोल सकते हैं वो। पर जो अगर हिंदी मीडियम से भी पढ़े, इन्होंने हिंदी मीडियम से किया है, तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कमांड फैक्ट्स पे है और लॉ पे है, आप अपनी बात सहज शब्दों में और हिंदी में भी बताएंगे, तो जज साहब को सिर्फ कानून का और फैक्ट्स का सही बता दो ना, बाकी तो तय उन्होंने करना है क्या डिसीजन देना है। तो इसलिए आप लोग इस बात से कभी भी इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करना कि हमें लैंग्वेज में कोई हैंडीकैप महसूस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, वैसे भी 3 साल और 5 साल पढ़ने के बाद, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई हैंडीकैप महसूस ही नहीं करेगा। इंग्लिश हो हिंदी हो, कोर्ट में जाके सभ्यता के साथ अब बलपूर्वक अपनी बातों को रखना है केवल। सर ने बताया कि मिसकंडक्ट के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है, उसके बारे में हम लोग तो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, केवल अपने ड्यूटीज़ के बारे में नहीं जानते। संविधान में भी तो ऐसा ही है ना, फंडामेंटल राइट बोलो तो फटाफट सब 19-21 बोल देंगे, और ड्यूटीज़ के बारे में बोले तो ड्यूटीज़ का पता ही नहीं है, ड्यूटीज़ क्या क्या है एक्स सिटीजन के, है ना। पढ़ने में भी ड्यूटीज़ को हम लोग पीछे कर देते हैं, फंडामेंटल राइट पे आगे ले आते हैं अपना। अब मैं अपने वाइस चेयरमैन श्री संजीव नसिया जी से अनुरोध करता हूँ, इनका भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे। धन्यवाद मुकेश जी। मंचासीन इनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के फॉर्मर चेयरमैन हर्ष गोस्वामी जी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के फॉर्मर चेयरमैन और मेंबर बार काउंसिल कमेटी, जो इनरोलमेंट कमेटी आज आपकी इनरोलमेंट पे सिग्नेचर होने वाले हैं, राकेश सहरावत जी, और हमारे बीच में हम आप सब सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे अतिथि हमारे बीच में हैं जो जुडिशरी से हैं, जो बिहार जुडिशरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका अभिनंदन सर, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में प्रांगण में। और आप सभी जो आज बार काउंसिल दिल्ली के प्रांगण में आप सब आए हैं, आपके लिए, हम सब के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और विशेष तौर पे आप सबके लिए, जिस तरीके से आपके जीवन में आपके जन्मदिन का जो मैरिड है उनके लिए एनिवर्सरी का
जितना महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट डे रहता है, उसी तरीके से ऐसे समय में जो 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे आने वाला है, ठीक उससे 2 दिन पहले पूरा वीक चलता है, तो ऐसे समय में आप इनरोल होने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हमेशा आपको ये याद रहेगा कि आपका उस वीक के अंदर इनरोलमेंट हुआ था, जिस वीक को आज पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत एडवांस में बधाई। मैं चेयरमैन साहब को जानता हूँ कि चेयरमैन साहब जब अपना भाषण देंगे तो उसके बाद इनरोलमेंट के लिए बहुत ही लिबरल तरीके से, हालांकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली पहली बार काउंसिल है पूरे हिंदुस्तान में जो इतनी फ्रिक्वेंटली अपनी मीटिंग्स करती हैं और इनरोल करते हैं मेंबर्स को। आप स्टेट बार काउंसिल का अगर किसी को भी एक्सपीरियंस है या आगे जीवन में होगा, वहाँ 2-2, 3-3 महीने में एक बार मीटिंग होती है और वहाँ पर मेंबर्स को जाना और मेंबर्स को फॉर्मेलिटी के लिए कई कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको महसूस हुआ होगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। हमारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और बार काउंसिल दिल्ली के हमारे तीनों मेंबर, संजय राठी जी आज है नहीं, आप 3 बार काउंसिल मेंबर जो हैं, चेयरमैन जिसके गोस्वामी जी हैं, आप लगातार हर महीने में कई कई मीटिंग्स करते हैं। तो आप ये मान के चलें कि आप अपने आप को एक गर्वान्वित महसूस करेंगे कि आप बार काउंसिल दिल्ली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। शेरावत जी ने मेरे बारे में, शेरावत जी ने गोस्वामी जी के बारे में, मुकेश जी के बारे में बताया, लेकिन मैं राकेश जी के बारे में बताना चाहता हूँ। हम ऐसे सौभाग्यशाली मेंबर हैं इस लीगल फ्रेटर्निटी के, और आप भी होने वाले हैं, कि आपके पिताजी भी बार काउंसिल दिल्ली के चेयरमैन थे और बहुत बड़े स्टालवर्ट थे इस बार के, बहुत बड़े लीडर थे, और आप भी चेयरमैन बने। मतलब आपने जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोस्वामी जी का जिक्र किया, तो कम से कम लीगल फ्रेटर्निटी में ये रिकॉर्ड है कि फादर भी और बेटा भी दोनों एक इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन रहे हों। ऐसे राकेश शेरावत जी हमारे बीच में हैं, और राकेश शेरावत जी ने बहुत डिटेल में बताया कि आप जिस जीवन में इस 1 घंटे बाद जाने वाले हैं, जो जिम्मेवारी आपके कंधे पे आने वाली है, उससे मौज मस्ती में कमी नहीं आएगी। जैसे शेरावत साहब ने डराया कि मौज मस्ती बंद हो जाएगी, मौज मस्ती रहेगी, लेकिन मौज मस्ती का स्वरूप चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से स्टूडेंट कहीं पर भी मौज मस्ती कर सकते हैं, अब नहीं कर पाएंगे आप। आपके कंधे पे एक जिम्मेवारी रहेगी, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव, आपका परिवार, आपका समाज ये मानेगा कि वकील साहब ने ऐसा कर दिया। वकील साहब से ये उम्मीद है। आप कभी भी देखना, अगर आप कहीं पर भी जर्नी कर रहे हैं या कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो आप पड़ोसी को जब अपने परिचय देंगे या परिचय दिया होगा, अगर परिवार में कोई लॉयर हो, तो जैसे ही आप कहेंगे जी मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ, एडवोकेट हूँ, तो सामने वाला चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो, या वो कोई गांव देहात का आदमी हो, वो आपसे कुछ ना कुछ राय मांगेगा थोड़ी देर में। वो ये मानता है कि ये शख्स जो है, जो कानून का ज्ञाता है, इसके पास इतना ज्ञान है कि मैं अगर कोई भी चीज़ पूछूंगा उसका कोई ना कोई हल ये जरूर समझाएगा। तो स्वाभाविक तौर पे आपके कंधे पे जो जिम्मेवारी आने वाली है, वो ऐसी जिम्मेवारी आने वाली है जिस जिम्मेवारी को आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब से पहले आप कम पढ़े हों चलेगा, इनरोलमेंट के बाद आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं किताबों में सब कुछ छिपा हुआ है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितनी भी आएंगी वो किताबों के माध्यम से, आपके अपने सीनियर्स के माध्यम से, और जैसे शेरावत साहब ने बताया बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आप किसी भी चैम्बर में लिटिगेशन में जाएंगे तो उस चैम्बर के अंदर ऐसे बहुत सारे हमारे स्टाफ मेंबर हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसके आधार पे वो हमारे आपको कहीं ना कहीं गाइड करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज इस पंडाल के अंदर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, आप में से ही बड़े लॉयर्स बनने वाले हैं, आप में से ही बड़े जजेस बनने वाले हैं, आप में से ही बड़े लॉ फर्म के मालिक बनने वाले हैं। और ये बात तय है, इस प्रोफेशन के अंदर जो सिंसियरिटी से, जो लॉयल्टी से, जो मेहनत करेगा, अपने क्लाइंट और अपने प्रोफेशन के प्रति सिंसियर रहेगा, उसी में कहीं ना कहीं वो राम जेठमलानी जी, जिस तरीके से हम आप सब जानते हैं कि राम जेठमलानी जी एक बहुत बड़े लीजेंड पर्सनालिटी लीगल फील्ड में रहे हैं, उन जैसे बहुत सारे, अरुण जेटली जी रहे हैं, आज कपिल सिब्बल हमारे बीच में हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो वो नाम ऐसे ही नहीं बने हैं, वो नाम कहीं ना कहीं लगातार उन्होंने मेहनत की है, लगातार अपने आप को इस प्रोफेशन के प्रति और समाज के प्रति अपने आप को झोंका है, उसी वजह से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग 25 बार काउंसिल मेंबर हैं, हम लोग इलेक्टेड हैं, हम लोगों को इलेक्ट करने की पावर आप लोगों के पास है। जैसे ही आप इनरोल्ड होंगे तो आपको एक वोटिंग राइट भी मिलेगा।
आप अपनी मनपसंद के बार काउंसिल के अंदर 25 इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट करने से पहले क्या देखेंगे आप कि आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का व्यवहार कैसा है, उनकी जर्नी कैसी है, वो टूवर्ड्स मेंबर, टूवर्ड्स लीगल फ्रेटर्निटी, क्या वेलफेयर की कोई चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा है। जैसे शेरावत साहब ने बताया, हम बार काउंसिल दिल्ली इस मामले में भी खुशकिस्मत हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सुविधाएं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के माध्यम से दिल्ली के वकीलों को मिलती है, वो हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट के वकीलों को नहीं मिल पाती है। 5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल स्कीम, 10 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी सरकार देती है। उसमें जिस तरीके से बताया कि हम लोगों के, हमारे पुराने लीडर्स और गोस्वामी जी ने वो अलग, और शेरावत साहब की जोड़ी ने वो अलग की शुरुआत की थी। उस टाइम पे मैं बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी होता था। हमने बार एसोसिएशन लेवल पे उस मूव को आगे बढ़ाया और सबने मिलके सरकार पे एक दबाव बनाया। सरकारें उससे पहले भी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हमेशा हम ये मानते हैं कि ऐसे लीडर हमारे बीच में जो हमारी सुनवाई करते हैं, जो हमारी बात को आगे रखते हैं। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट हम आपने पढ़ा होगा, उसकी मुहिम भी आजकल चल रही है। उसको भी हम उम्मीद करते हैं कि जब आप इसका हिस्सा बन जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उस लड़ाई में आप भी कंधे से कंधा मिला के अपने लीडर्स के साथ जुड़ेंगे। तो लीडर्स ऐसे चुनने हैं, आने वाले, हो सकता है इस साल या अगले साल में चुनाव होने वाला है बार काउंसिल दिल्ली का, तो आप लोगों के पास जो राइट आएगा वो आप सोच समझ के आप यूज करेंगे, क्योंकि 2.25 लाख मेंबर का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। लगभग 2.25 लाख मेंबर इनरोल्ड हो चुके हैं दिल्ली बार काउंसिल में। तो आपके वो कॉम्पिटिटर भी हैं, आपके वो सहयोगी भी हैं, आपके वो साथी भी हैं। तो ये उम्मीद करते हुए कि आप में से ही बहुत बड़े लीडर निकलेंगे, आप में से ही बहुत बड़े वकील बनेंगे, आप में से ही बहुत बड़े लॉ फर्म के मालिक बनेंगे और जुडिशियल ऑफिसर्स बनेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जो लोग जुडिशरी में जाना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ एनरोलमेंट के बाद अपने पहले 2 साल तो पढ़ाई में लगाएंगे। आप चाहेंगे कि लिटिगेशन में भी जाएं और जुडिशरी भी करें, तो दोनों थोड़ा मिक्सचर सा हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, राइटिंग स्किल, पीटी तो निकाल लेंगे, राइटिंग स्किल जो जुडिशरी में इंटरेस्टेड है, राइटिंग स्किल 8 मिनट में 240 वर्ड लिखने की बनानी है क्षमता, ताकि जो क्वेश्चन आंसर शीट आपका चेक करेंगे प्रोफेसर, उनको अपील करें सुंदर हैंड राइटिंग में। और जो जुडिशरी की तरफ नहीं जाना चाहते, लिटिगेशन में जाना चाहते हैं केवल, तो वो जिस भी एडवोकेट के साथ जाएं, किसी लॉ फर्म में जाएं, तो वहाँ पे जो क्लर्क होगा ना, उसको अपना जरूर से दोस्त बनाना आप, क्योंकि वो आपको सारी चीज़ें बताएगा, प्रोसीजरल एस्पेक्ट, कौन सा फॉर्म कब भरा जाता है, कैसे भरा जाता है वो। अब इस कड़ी में कि आपके एनरोलमेंट होने या नहीं होने के बीच में केवल हमारे चेयरमैन श्री आर एस गोस्वामी जी हैं। सभी ने तो अनुरोध किया है, हम भी अनुरोध करते हैं उनसे कि आप लोगों को बिना इंटरव्यू ले करें, लेकिन प्रेरोगेटिव उनका है। गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनका नाम तो है, लेकिन किस लिए है? इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स कराए लोगों के। उसमें, और एक समय में इकलौते वकील थे ये। उनसे आए, मथुरा से आते हैं, कृष्ण भगवान की नगरी से। वो उनसे अनुरोध करता हूँ कि आपको अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोगों में सबसे ज़्यादा इनके पास है। मंच पर उपस्थित
इस बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मेरे भाई दोस्त राजनीतिक सहपाठी श्री संजीव नस्यार जी, मेरे छोटे भाई परम मित्र पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली और इस कमेटी के सबसे मजबूत सदस्य श्री राकेश सहरावत जी, ऑनररी सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली श्री कुमार मुकेश जी, और एक हमारे बीच में जुडिशियल अफसर जो कि अपनी पुत्री के लिए बिहार से, आप ये देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल साइट किया आज हमने कि एक व्यक्ति अपनी बेटी के एनरोलमेंट की खुशी के लिए, कोई ज़रूरत नहीं थी, खुद भी बच्ची आ सकती थी, किसी पुलिस ऑफिसर को भेज सकते थे, लेकिन वो यहाँ आए और आने के बाद ऊपर ये विचार किया कि मैं एनरोलमेंट कमेटी से मिलूं। और आज आपने देखा जब वहाँ से ऊपर से नीचे आए तो एक आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं, बीच में आके चुपचाप बैठ गए। ये एक एडिकेट होता है, ये एक प्रोफेशन होता है, इसका हमें विचार करना चाहिए। एक श्लोक है संस्कृत का कि नमस्कृत्वम चत्वारम वर्ध्यते, सम्मान करने से, नमस्कार करने से 4 चीज एक साथ बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। व्यक्ति की आयु बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, यश बढ़ता है और उम्र बढ़ती है। और आज के इस 21वीं सदी में यही माइनस हो गया। इवन इंसान अपने परिवार में, अपने पिताजी के, अपने पिता के दोस्त के, अपने परिवार में पैर छूने के लिए तो बहुत दूर की बात है, नमस्कार करने में भी अपनी बेइज्जती महसूस करता है। एक दूसरे से रिश्तेदार से मिलते हैं, अरे दूर का रिश्तेदार है, आपसे तो बड़ा है, आपसे तो समझदार है। यदि आप किसी का सम्मान करते हैं, एक एनरोलमेंट में आए थे, उनकी बेटी का एनरोलमेंट था, हम कहते जाइए कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू स्टे हियर, लेकिन वो आए तो उसका परिणाम देखिए। मैं बार काउंसिल दिल्ली का धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच से कि बार काउंसिल दिल्ली ने आप सबके बिहाफ पर हमने उनका सम्मान किया। और ये बात जब वो बिहार में जाएंगे और अपने जुडिशियल अफसर्स के साथ बैठेंगे, यहाँ के फोटो दिखाएंगे, तो उनको कितना गर्व होगा कि बार काउंसिल दिल्ली में एजुकेट है। केवल बोलना एजुकेट नहीं होता, केवल समझाना आपको एजुकेट नहीं होता, यह ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वो होता है जिसको हम अपने शरीर के अंदर उतारते हैं। गुरुजी मेरा बेटा गुड़ खाता है, कितने दिन से? बोले 2 साल से। बोले 1 महीने बाद आना। फिर वो 1 महीने बाद गया, गुरुजी गुड़ खाता है। बोले 15 दिन बाद आना। फिर चला गया, गुरुजी मेरा बेटा गुड़ खाता है। बोले बेटा गुड़ मत खाना। तो बोले गुरुजी तुमने 2 महीने पहले क्यों नहीं कही? बोले आज तक मैं खा रहा था, मैंने भी कल ही छोड़ा है। जब तक तुम किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे। मेरे साथियों ने कितने प्यार से, आपको तो ऐसा लग रहा होगा, कई साथियों को तो पीछे बड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा होगा, कभी मोबाइल पे, कभी कहीं, हम कहाँ आ गए, क्या हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को, पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मेरे चारों साथियों ने, मैं उनको भी साथी कहूंगा आज जुडिशियल अफसर साहब को, आपको उनकी बात कैसी लगी, मुझे इसका जवाब एक आवाज के अंदर चाहिए। राकेश जी ने अपने मन की बात तुमको बताई, 35 साल का अनुभव बताया। राकेश जी ने बड़े लाइट मूड में मेरे विषय में बहुत कुछ, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, और दोस्त का फर्ज केवल एक ही चीज नहीं होता, दोस्त को कभी प्रमोट भी करना होता है, दोस्त को कुछ कहना भी होता है। और रामचरितमानस की एक चौपाई है, यदि आप जीवन भर आज याद करके जाना, किसी भी कास्ट के हो, किसी धर्म के हो, उससे कोई लिंक नहीं करता। तार्किक चीज, लॉजिक चीज सबके ऊपर लागू होती है कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो, सचिव वैद्य गुरु 3 जो, प्रिय बोले रहे आप, राज धर्म तन 3 कर होय बेगही ना। यदि आप मीठा बोलोगे क्लाइंट के साथ कि तेरी जमानत हो जाएगी, शाम को रिजेक्ट हो गई, क्या बनेगा आपका? यदि एक डॉक्टर ही कहेगा तेरे शुगर नहीं है, मीठा रसगुल्ले खा तू, क्या बनेगा उसका? और यदि ये धर्म युग जितने भी धर्मार्थ बैठे हैं, यदि ये देश के खिलाफ बोलेंगे, धर्म के खिलाफ बोलेंगे, तो धर्म का क्या होगा? तो सब चीज हमारे ग्रंथों के अंदर है, लेकिन हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है। प्रश्न ये नहीं है आज आपने लॉ कहां से की, प्रश्न है
सोचना पड़ेगा। नेशनल यूनिवर्सिटी से की एनएलयू से, क्लैट के थ्रू गए आप, केवल किसी जानकार के थ्रू एडमिशन लिया, केवल एग्जाम देने गए, केवल रिजल्ट लिया, अटेंडेंस लेने के लिए भी 1 महीने स्कूल घूमे तो गए ही नहीं कॉलेज में। लेकिन आप आज एक बात देखेंगे कि बार काउंसिल दिल्ली, चाहे आपने एनएलयू से किया हो, चाहे आपने डीयू से किया हो, चाहे आपने चौधरी चरण सिंह से किया हो, चाहे जिस कॉलेज में आप कभी गए नहीं वहां से किया हो, लेकिन हम सम्मान सबका बराबर कर रहे हैं, हम सबको बराबर इज्जत दे रहे हैं। किसी की इज्जत में हम डिफरेंस नहीं करते, लेकिन हम उसके साथ, क्योंकि आपके हम गार्जियन भी हैं, आपसे पहले प्रोफेशन में आए हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और कौन से वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं? वो नहीं जो राजनीति करते हैं, अनपढ़ की भी करते हैं, पढ़े की भी करते हैं, समाज की भी करते हैं, धर्म की भी करते हैं, जाति की भी करते हैं। दोस्तों, आपको गर्व होना चाहिए आज के बाद, हम उन लोगों की राजनीति करते हैं जो काला कोट पहनते हैं, जो दुनिया की राजनीति करते हैं। यदि आप 23 साल से बार काउंसिल में मैं हूं, तो 20-22 साल से राकेश जी हैं, नसार साहब बार एसोसिएशन में हैं पिछले 30 साल से, मुकेश जी, हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। हमें इससे फर्क पड़ता है कि हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, जिनको आज हम काला कोट पहना के साथ साथ आज आपको जब बैंड पहनाएंगे, हमारे लिए पूरा समाज, पूरा देश एक होगा। क्या जरूरत थी हमको आपको इन बातों को बताने की कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज यदि हम आपको सही सलाह दे के नहीं भेजेंगे, आपका बार काउंसिल, यही बार काउंसिल लाइसेंस देती है, यही बार काउंसिल आपका लाइसेंस कैंसिल करती है। आप देखिए, रोज मीटिंग होती है हर चौथे दिन, जब खड़े होते हैं सीनियर लॉयर और उनसे कहा जाता है कि यू हैव चीटेड योर क्लाइंट्स, उस समय जो दुर्दशा होती है इस काले कोट की, कांट इमेजिन। तो हमारी सबकी क्या जिम्मेदारी है कि वी शैल मेंटेन द डेकोरम ऑनेस्टली ऑफ दिस प्रोफेशन। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, इसका जवाब चाहिए हमें। जोर से आवाज, ये जोर से नहीं। ईमानदारी से चलना चाहते हैं या डग्गेमारी से वकालत करना चाहते हैं? क्यों, डग्गेमारी में पैसा बहुत आएगा। लेकिन कितने दिन, यदि हम आज यहाँ इस मन से गर्व से बोल रहे हैं, तो आज आप फील करिए कि हम आपके यदि रिप्रेजेंटेटिव ईमानदार नहीं होंगे तो आप ईमानदार नहीं होंगे। हम आपके प्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने हमें ऐसे नहीं चुन दिया, 1 बार चुना, 2 बार चुना, 3 बार चुना। मैं 6ठी बार मैं इनरोलमेंट कमेटी का चेयरमैन हूं दिल्ली में। लेकिन जब आप में से जज बन के कुर्सी पर बैठे होंगे, हम सब ने अपनी जितना अनुभव था, जितना ज्ञान था, जितना नॉलेज था, आपके सामने थाली की तरह परोस दिया। किस लिए? कि जिस समय आप जज की कुर्सी पर बैठे होंगे, जिस समय आप अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल होंगे, जिस समय आप आर्गू कर रहे होंगे बहुत अच्छा केस हमारे खिलाफ, तो हम प्राउड महसूस करेंगे कि हमने इनको एनरोल किया था एक दिन, ये हमारे साथ। तुम्हारे पेरेंट थोड़ी देखने जा रहे हैं आपको कोर्ट में, देखने तो हम जा रहे हैं। अब देखना, जिस समय हम कल के बाद एक इधर से दौड़ रहा है, एक इधर से दौड़ रहा है, दूर से गोस्वामी जी नमस्कार, निसार साहब नमस्कार, राकेश जी नमस्कार, यही तो बचेगा। इसलिए हम इस ताकत को झोंकते हैं। आप आज मत सुनिए हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? हम तुम में से एक आदमी का इंटरव्यू लेते हैं, जो क्वेश्चन जवाब दे देगा उसका एनरोल कर देंगे, बाकी का डेफर कर देंगे। लेकिन जिनका डेफर करेंगे वो क्या कहेंगे बाहर जाके? हमें, हमारी इज्जत करेंगे बाहर जाके, सम्मान करेंगे। अरे सर हम तो गए थे, जानकारों के कर दिए ऐसे, क्योंकि हम तो काले कोट वाले हैं, सारे लीडर हैं। जितने आप लोग बैठे हो, मोर देन, बेटर देन एमएलए, बेटर देन काउंसिलर, सब्जेक्ट टू कंडीशन, यू विल मेंटेन द डेकोरम ऑफ प्रोफेशन। अब पैसे की बात आ जाओ, मेरे भाई कहते हैं गोस्वामी जी से सीखो। ये सब पैसे वाले आदमी हैं। जब बड़े आदमी होते हैं वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं सब लोग कि उस जो पहलवान होगा ना वो दूसरे से कहेगा, और भाई साहब आप पहलवान साहब कैसे हो? आज 30 साल प्रोफेशन में हो गए तो पैसे के बिना कौन टिकता है? कैसे बार काउंसिल में चुनाव ऐसे जीत जाते हैं? इतना आसान काम नहीं, इतना आसान काम है। बताइए, जोर से बताइए आप लोग। और ये मैं अकेला जीत रहा हूं? जोरदार ताली मारो सबके लिए। पैसा यदि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है
कि पैसा कमाया कैसे जाता है, मूल मंत्र क्या है। ये सब गुणी लोग हैं, लेकिन ये अपनी विद्या किसी को बताना, ये चाहते हैं सारी विद्या गोस्वामी जी अपनी तुमको दे दें। मैं इतनी दूर से मथुरा से चल के आया तो यहाँ कोई मंदिर में घंटी बजाने तो आया नहीं था, पैसे कमाने आए। आप लोग यहाँ सब बैठे हैं, आप ये देखिए आप क्या कितना कर रहे हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता। यदि आप सरकारी नौकरी में जाते तो आज से ही आपकी ज़िंदगी सेफ हो जाती। 60 साल के बाद रिटायर होते, आपको पेंशन मिलती। आप उस प्रोफेशन को चुन रहे हैं दोस्तों जो दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का सबसे नोबल प्रोफेशन है। महसूस करिए आज आप। लेकिन पैसा भी कमाना उतना ही महत्वपूर्ण है। पैसा कैसे कमेगा? 3 चीजें, आपकी ईमानदारी, आपका हार्ड वर्क, आप अदालत में जा रहे हो। हाँ, अभी एक जज साहब ने बात कही, मैं उनके ऊपर भी बात कह देता हूँ। आज सवेरे में कोर्ट में मेरा मूड था कि आज एनरोलमेंट माना, मुझे बड़ी खुशी होती है जिस दिन एनरोलमेंट होता है सब लोगों का, तो कोर्ट का काम मैं कम ही रखता हूँ। तो एक जस्टिस साहब की लेडी जज थी, तो मैं बहस कर रहा था उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। जब बहस हो गई तो मैंने कहा जज साहब एक बात कहूँ आउट ऑफ, बोले यस मिस्टर गोस्वामी। मैं कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बहुत अच्छे हो। मैं कि जब आप राउंड लेते हो तो सारे जज टाइम से बैठ जाते हैं। तो शी वाज लाफिंग एंड शी वाज हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो मेरे जूनियर्स कह रहे सर ये कला आप कब सिखाएंगे? मैंने कहा सिखा तो रहा हूँ, सीखिए आप लोग। जब सारा केस आर्गूमेंट हो लिया तो मैंने कहा जज साहब आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब। तो एक आदमी खुश होता है नहीं होता? भगवान भी दिन में 3 बार आरती चाहते हैं, सुबह भी हो, दोपहर को भी हो, रात। उनको तसल्ली नहीं है 3 बार की आरती से। तो हम तो इंसान हैं, मानव हैं, हर एक को अपनी बड़ाई अच्छी लगती है नहीं लगती है। लेकिन पद लेना, वकील बनना और लाइसेंस देना एक सेपरेट थिंग है। अच्छा वकील बनना, अच्छा वकील बन के बने रहना, हाईएस्ट को टच करना। इन्होंने तो नाम लिए बड़े बड़े वकीलों के, कपिल, ये तो गिने चुने 4-6 वकील हैं से। आप भी उसी कैटेगरी में आते हो नसियार साहब, आप भी, राकेश जी उसी कैटेगरी में आते हो, मुकेश जी भी उस कैटेगरी में आते हैं। जब यहां तक आप पहुंचे हो, ठीक है, कैटेगरी पैसे से आप नहीं जोड़ सकते, पैसा भाग्य से भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल कर्म से मिलता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो फल चाखा। लेकिन साथ तुलसीदास जी ने लिख दिया कि होगा वही जो राम रच राखा। आप मेहनत करना आपका काम है, कर्मण्डेवाद, कर्म करिए। इस प्रोफेशन में सिवाय कर्म के कुछ नहीं है। हम मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट क्लाइंट का भाग्य भी साथ चलता है। तुम्हारा भाग्य तो इतनी देर चलेगा कि आपके पैसे डाइजेस्ट हो गए। कितनी देर चलेगा? पैसा आपका डाइजेस्ट, लेकिन भाग्य, रिलीफ किसके भाग्य से मिलेगी? क्लाइंट के भाग्य से। उस समय जज का क्या मूड है? आपने देखा होगा, जब आप लोगों ने इंटर्नशिप किया होगा, हाई कोर्टों में भी गए होंगे तो देखा होंगे एक जो सीनियर लॉयर है 2-2 घंटे बहस करते हैं। देखे ना आप लोगों ने, 1-1, 1.5 घंटे बहस क्यों करते पता आपको? नॉट ओनली रिलीफ, ओनली टू सेटिस्फाई हिज क्लाइंट्स, ओनली टू डाइजेस्ट द मनी। यदि आपने 10 लाख रुपया एक पेशी का लिया है, जब तक उसको तुम जस्टिफाई नहीं करोगे कोर्ट के अंदर, क्लाइंट कैसे माफ करेगा? तो ये महसूस करिए, रिलीफ आपके हाथ में नहीं है, व्यवहार आपके हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में है, रिलीफ देना जज के हाथ में। पैसे का जहां तक सवाल है, जैसे जैसे आपकी मेहनत बढ़ेगी पैसा निकलता आएगा। क्लाइंट को सामने बैठाइए। जब लोग बिना देखे पर्ची बना के आप लोगों का भविष्य बता देते हैं, ज्योतिषी लोग बता देते नहीं, आजकल साधु संत सब बता देते हैं, तो तुम तो कर्म कर रहे हो, तुमको पता होगा फाइल के बाद कि आज केस के अंदर क्या होना है। उसी लेवल से आप फीस मांगिए। एक बात आज गुरु मंत्र जरूर सीखिए, घर में कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, दुनिया में हो, बारात हो, शादी हो, लेकिन तुमको ये नहीं दिखाना कि मेरे पास काम नहीं है। 2-4 बार तो शादी होते प्रोग्राम में से घर से निकल जाओ, घर वाले बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कोर्ट में 2 मैटर लगे, चाहे तुम वहां से बाहर से घूम के 1 घंटे बाद आ जाओ। कभी ये महसूस मत करिए, वकील कभी महसूस नहीं कराना चाहिए कि मेरे पास काम नहीं। वकील कभी बीमार नहीं होता। हमें कितनी बार तकलीफ रहती है, हमारे जूनियर छुट्टी करते हैं, हमारे ड्राइवर भी छुट्टी करते हैं, और मुंशी भी छुट्टी करते हैं। क्या हो गया? बोले जुकाम हो गया। हमें बुखार भी होता है। यदि हमने क्लाइंट से कह दिया कि हम बीमार हैं, तो जिस क्लाइंट को शाम दोपहर को पैसा देना है नहीं, वो कहेगा अच्छा जी आप बीमार हैं तो अगली बार आऊंगा, अगले हफ्ते बाद। वो हम वेट नहीं कर सकते। तो अपने आप को क्लाइंट के लिए हमेशा अवेलेबल रखिए। कोर्ट में फाइल पढ़ के जाइए। ये नहीं कि अदालत कह रही है कि वकील साहब काइंडली सी द पैरा नंबर 5, योर पिटीशन इज नॉट मेंशनेबल।
तुम्हें कहना चाहिए अदालत से कि काइंडली सी द पैरा नंबर 10 और पेज नंबर 2, दिस इज ए मेंशनेबल। ये रेस्पेक्ट दीजिए, अदालत को रेस्पेक्ट दे रहे हैं आप, किसी व्यक्ति को रेस्पेक्ट नहीं। हम लोगों में जो एक अलग से फितरत 21वीं सदी में आ गई है, किसी से सम्मान नहीं देना, किसी के साथ सभ्यता से बात नहीं करनी, हम एडवोकेट, ठीक है, ये फायदा आज आपको हो जाएगा घर जाते ही। पता आपको क्या फायदा होगा आज? पता आप लोगों को? जैसे ही जाएंगे जो पड़ोसी तुम्हारे गाड़ी खड़ी करते थे ना, वो बंद कर देंगे कल से खड़ी कर। जो पुलिस वाले तुमको हाथ दे देते थे, उनसे कहना जी मैं दिल्ली बार काउंसिल का एनरोल्ड हूं, निकल। ये फायदे होंगे, एक समाज मिलेगा आपको। आज 2 लाख वकीलों में आपकी एंट्री होगी, एक समाज के हिस्सा बनोगे। आज एक वकील के साथ कोई भी आदमी रास्ते में झगड़ा कर देता है तो वकील उससे कारण नहीं पूछता कि मेरे वकील की गलती है या तेरी गलती है। जब तक उनकी धुनाई नहीं करता, जब तक उसको हिसाब नहीं लगाता, तब तक वहां से जाता नहीं। तो ऐसे समाज में आ रहे हैं। लेकिन हमें समाज में इन चीजों में ध्यान ना देके, नई जनरेशन आते ही चुनाव लड़ना शुरू, आते ही दूसरा काम शुरू नहीं। पहले आपकी जिम्मेदारी अपने आप को स्टेब्लिश करो। कोई भी सीनियर कम नहीं होता, हर सीनियर होता है। फाइल किसी की अकेली नहीं होती, फाइल कोई बड़ी नहीं होती। यदि एक करोड़पति व्यक्ति का 107-51 का कलंदरा है तो उसका केस बहुत बड़ा है, और किसी गरीब का मर्डर का केस है तो बहुत छोटा है। दोस्तों, केस बड़े छोटे नहीं होते, केस बड़े छोटे इंसान से होते हैं, केस बड़े छोटे पैसे से। तो आपको ये नहीं देखना कि केस किसका है, आपको ये नहीं सोचना सीनियर का केस है। कई बार जूनियर को मुंह से निकल जाती है, सर आपके केस में, हमारा केस कौन सा होता है? क्लाइंट आज आपके पास है, कल चला जाएगा। आज जिस सीनियर को आप एंगेज करो, ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ कोर्ट में बहस करिए, उसका काम करिए। क्लाइंट आपसे, वही क्लाइंट जो सीनियर का है, कल तुम्हारा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पहले बताएं आप लोग। ईमानदारी से करेंगे, मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? किसके लिए? नहीं, हमारे लिए करो। अपने लिए क्यों करो? अपने परिवार के लिए करो, अपने लिए करो। वकील बनना, लाइसेंस देना हमारा काम है। लाइसेंस की इज्जत रखना, सम्मान रखना आपका काम। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन दोस्तों हमारा आपके आगे पीछे कोई नहीं होता। यदि आज वकील कोर्ट नहीं जा रहा है तो तुम्हारे घर कोई पैसे देने नहीं है। आप बीमार हो गए, आपके पैर में चोट आ गई, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, जितनी मेहनत करोगे, जितनी रेस से आप दौड़ोगे, उतनी रेस से पैसे कमाओगे। तो हम इन शब्दों के साथ आप लोगों से एक अपेक्षा करते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद हम आपसे एक मांग रख लें, देंगे आप लोग? जोर से बताइए आप लोग। ऐसा तो नहीं वकील इस चक्कर में कह रहे हो कि एनरोलमेंट रह जाएगा हमारा। केवल हम लोग आपसे एक बात मांगते हैं, पूरी बार काउंसिल दिल्ली, जहां भी हम मिलें, जिस मोड़ पर मिले, जिस परिस्थिति में मिले, हम लोगों को सुख में याद करना मत करना, शादी में याद करना मत करना, लेकिन कभी कष्ट में आप लोग हैं, पूरी बार काउंसिल आपके साथ खड़े हैं। हम फोन करें आपको, फोन पर ये जवाब नहीं आना चाहिए मैं सहरावत बोल रहा हूं। बोलो कौन सहरावत, कौन मुकेश, कौन नसियार, कौन गोस्वामी? ऐसा तो नहीं करेंगे आप लोग? करेंगे आप लोग? क्यों झूठ बोल रहे हो वकालत के चक्कर में? एनरोलमेंट के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं आप लोग। कहीं भी हम लोग मिले, एक दूसरे से नमस्ते जरूर। हम करें तो आप ना करें, हम करें फिर भी ले लेना। एक परिवार समझ के आप लोग बड़े बनो, अच्छे बनो, बड़े वकील बनो। जिस गर्व से आज हम आपको एनरोल कर रहे हैं, हम अपने आप को इतना प्राउड महसूस करते हैं कि वी आर बेटर देन जुडिशियल अफसर, बेटर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बेटर देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज हम वो एक अटॉर्नी है, हम इतने अटॉर्नियों को एक साथ रजिस्टर कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं पहले बताइए? सब लोगों ने कचौड़ी और चाय ली थी कि नहीं ली थी? ली थी। हम आज वाइस चेयरमैन नसियार साहब, राकेश सहरावत जी, कुमार मुकेश जी, और बीइंग ए चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, हमारे परिवार में आज एक नया उल्लास हो करने को हम 14 तारीख को ही करने जा रहे थे, वैलेंटाइन डे के दिन। मैंने कि क्लेश हो जाएगा, कहीं किसी का कहीं अपॉइंटमेंट है, कहीं किसी को जाना है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हमने कहा उस दिन को सबके लिए सेलिब्रेट के लिए छोड़ देते हैं। आज आप जाने के बाद चेयरमैन साहब के अपॉइंटमेंट थी 14 को
मैं तो सीधा सा 5 किलो गुलाब मंगाता हूँ, जो चाहे मुझे दे दो, मैं चाहूँ जिसको दे दो। मैं झगड़े में नहीं पड़ता, जो आए वो उसी का रोज दे है। आप लोगों को बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से आज हम वी आर गोइंग टू एनरोल ऑल ऑफ यू विदाउट एन इंटरव्यू। ये तालियां नहीं है आपकी, अपनी है, अपनी तालियां जोर से। वकील बनने के बाद क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? अभी नहीं बने वकील पूरे आप सभी लोगों के लिए बैंड यहीं पहनाएंगे, सबको बाकायदा ऊपर बुलाएंगे मंच पर, सबके फोटो खींचेंगे, वेबसाइट में जाएगा, पूरे जीवन आपको आज का दिन हमेशा याद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। नाउ ऑल ऑफ यू बिकम एन एडवोकेट। आप लोग बैंड पहन लें, जिसके लिए आप लोगों ने काफी लंबी प्रतीक्षा की है। ऐसे ही रखिए। बांधो बांधो, किसने रखे हो वहाँ? यही प्राउड मोमेंट वो बाद में, अभी पहनो। अभी यहीं से आशीर्वाद दे दिया, लगाओ। आप लोग से फास्टर नहीं हो, जैसे सीट बेल्ट कहते हैं उसमें प्लेन में, फास्टर योर सीट बेल्ट। तो ये अरे उल्टा है तुम्हारा। अब आज एनरोलमेंट हो गया, लेकिन आप लोग तो चले जाओगे यहाँ से लड्डू खा के, लेकिन एनरोलमेंट कमेटी के मेंबर्स अभी लगाएंगे 3 घंटे, क्योंकि हर एक फॉर्म पे सिग्नेचर करना है लोगों को। तब आप लोगों को परसों जाके व्हाट्सएप पे मिलेगा आप लोगों को लेटर एनरोलमेंट का। बार काउंसिल के बिहाफ पे अब ना आप लोग भी बार काउंसिल राकेश सहरावत जी को भी प्लांट देके अब एनरोलमेंट कमेटी के 6 मेंबर से अनुरोध करते हैं कि संजीव नस्यार जी को प्लांट दे दिया। भाई सेक्रेटरी के लिए जोरदार ताली भाई। अब हम लोग राष्ट्रगान के लिए अपने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय।